हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाने हैं। पिछले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किए थे। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पूरा ब्रीफ नोट के साथ में हम लोगों ने उसे बड़े ही अच्छे से देखा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और आज की वीडियो में हम लोग, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, एंड लास्ट कोरोजन, ये हम लोगों को क्या करना है, इसमें डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आप लोग एक बार रिएक्टिविटी सीरीज को देख लीजिए। देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है ना, मेटल का एक ऐसा सीरीज जो हमें ये बताता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। और उसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, अगर आपके माइंड में अगर रिएक्टिविटी सीरीज इंक्लूड हो जाएगा तो आप आराम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है ना, तब ना आप उसे बता सकते हैं कि हाँ, ये मेटल उस वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ये मेटल उस वाले मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। उसके लिए मुझे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और उसके लिए मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज बना लिया है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देखिए ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो हम मुझे क्या मिलेगा, बहुत ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटासियम, तो पोटासियम क्या है, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ये अगर आप इसे एयर में भी छोड़ देंगे तो ये क्या होता है, खुद पर खुद क्या होता है, ये बर्न करना शुरू हो जाता है। मतलब एयर में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है। उसी के टाइप का क्या होता है सोडियम। लेकिन अब जब आप नीचे आइएगा, बेस में आइएगा, तो आपको क्या मिलेगा, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा। इसका रिएक्टिविटी इतना कम होता है कि ये जनरली क्या होता है, किसी से रिएक्शन ना एक नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है। तो ये समझिए आपका हो गया रिएक्टिविटी से। यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट को रेड से लिखा है, और ये दोनों किससे बिलोंग करता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर से बिलोंग करता है। क्योंकि ये मेरा एक गेम चेंजर है, जो मुझे ये बताता है कि अगर ये ऊपर, ये जो अगर देखिए यहाँ पर अगर कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन की मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे एल्युमिनियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटासियम मिलेगा। दैट मीन्स कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम ये क्या कर सकता है, कार्बन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है ना। अगर मैं नीचे की बात करूं, कार्बन के नीचे क्या आएगा, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये सब का कंपाउंड रहेगा तो कार्बन उसको डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज कार्बन ये लोग से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जो ऊपर एलिमेंट आएंगे वो सब हाइड्रोजन को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन के जो नीचे एलिमेंट आएंगे वो उसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है, बिकॉज ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन क्या आता है, ऊपर आता है, और पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब से क्या आता है, नीचे आता है ना। अगर ये दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे तो डेफिनेटली होगा कि ऊपर वाला जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन के उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर लेगा। तो आप लोग के माइंड में क्या हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज होना चाहिए अगर हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देख चुके हैं, अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए नाम में ही क्या होता है, सब चीज का रहस्य छुपा होता है। अगर आप इसके भी नाम को तोड़ देंगे तो आपको इसका भी मीनिंग आराम से समझ में आ जाएगा।
देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है कि ये किसी ना किसी को उसकी जगह से हटा देगा, यानी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके पास क्या होगा, चला जाएगा। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब हम एक मेटालिक कंपाउंड को और दूसरे मेटालिक कंपाउंड, जैसे कहेंगे कि मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है, एक और बी जो है वो मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड है, दैट इज उनके बीच कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। हमको पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड के बीच अगर रिएक्शन एग्जिबिट करेगा तो जनरली क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके स्थान से डिस्प्लेस करेगा और खुद उसके साथ क्या होगा, जाके बैठ जाएगा। और उसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप इसे समझना चाहेंगे एग्जांपल से समझिए। जैसे क्या होगा, आपकी क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठने वाला एक लड़का है जो कि बहुत ही पावरफुल है, उसके दबंगई के सामने कोई नहीं टिकता है। एक दिन क्या हुआ, एक नया बच्चा आया, वो जाके फर्स्ट बेंच पर बैठ गया। अब भाई दबंग साहब लेट से आए, उन्होंने क्या किया, गया उनके पास, उसका कलर पकड़ा, उठाया, उसको फेंक दिया पीछे और खुद जाके फर्स्ट बेंच पर क्या हो गया, बैठ गया। यानी क्या शो कर रहा है कि उसके पास पावर क्या था, ज्यादा था, किससे, उस बच्चे से जो कि फर्स्ट बेंच पर जाके बैठा हुआ था। तो यही मुझे समझना है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट वाले को डिस्प्लेस करके खुद का कंपाउंड बना देता है, और उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर समझिएगा, मैंने क्या किया, जिंक के स्ट्रिप मेटल को क्या, कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डुबाया। तो जैसे ही मैंने जिंक के स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डुबाया है ना, वहां पर इंसर्ट किया, तो वहां पर क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ। आप देखिए, जैसे यहाँ पर Zn है, मेटल है, ये टूटेगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटा यहाँ पर। अब बॉन्ड टूटा यहाँ पर, जिंक जो है, देखिए जिंक और कॉपर मेरा कहाँ है, नीचे है, यानी जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। यानी ये जिंक जो होगा इसको यहाँ से बोलेगा चलो तुम फुटो यहाँ से, मैं इसके साथ बैठूंगा, इसको यहाँ से हटाएगा, अलग कर देगा और खुद क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। क्या बना देगा, जिंक सल्फेट। और ये बेचारा कॉपर को जाके लास्ट बेंच पर बैठा देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव ना देन कॉपर, क्योंकि जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि पोटासियम ब्रोमाइड में जब क्लोरीन गैस पास करवाए तो क्या बन गया, मेरा पोटासियम क्लोराइड बन गया, है ना। यहाँ पर भी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लोरीन ना पोटासियम है ना, यहाँ से डिस्प्लेस किया और यहाँ से क्या बन गया, पोटासियम क्लोराइड, और ब्रोमाइड क्या हो गया, मेरा अलग हो गया। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग आयरन को क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेसिकली डुबोते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एग्जिबिट करता है। कैसे करेगा, देखिए यहाँ से मेरा Fe हो गया, ये आयनिक बॉन्ड टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में क्या हो गया, टूट गया। अब ये देखिए आयरन जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, यानी आयरन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये आयरन क्या होगा, इस हाइड्रोजन को इसके कंपाउंड से हटाएगा, इसको फेंक देगा और खुद का क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व कर जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर रहा है, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक मेटल जो होगा वो दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना देगा, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आप लोग को माइंड में ये बहुत ही रखना जरूरी है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब वही है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा। नाम कितना है, डबल, मतलब दोनों का होगा, दोनों कंपाउंड का होगा। इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड, इसमें आपका क्या होगा कि दो कंपाउंड क्या होगा, आपस में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये इसका आयन इसको चिपका देगा, इसका आयन इसको चिपका देगा। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड जो होता है अपने आयंस का एक्सचेंज कर रहा है, अपने आयंस का क्या करता है, एक्सचेंज करता है ना। एक्सचेंज मतलब अदला बदली करता है। तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम चीज फॉलो करेगा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, बट यहाँ पर एक नहीं करेगा, दो करेगा, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा, दोनों अपने आयंस का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, है ना। तो उसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए हम लोग एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किए, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या मिलता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, सिल्वर नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों को क्या किए, हम ऐड किए। तो हुआ क्या, समझिए यहाँ पर देखिए, जब इसमें इसे तोड़ेंगे तो Ag3 प्लस NO3 1 माइनस, है ना। तो यहाँ से उसके बाद Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए कैसे आयंस का एक्सचेंज होगा। अब सोडियम क्या है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम तुरंत क्या करेगा, है ना, तो सोडियम तुरंत यहाँ से इसको डिस्प्लेस करेगा और अपने साथ चिपका लेगा। अब ये बेचारा बच गया अकेले, तो सोचेगा कि मैं भी कहीं ना कहीं जाके बैठ जाऊं। जैसे वही क्लास वाला एग्जांपल हम लोग देखे थे कि जो दबंग बच्चा आया, उसने क्या किया, उस कमजोर बच्चे को फर्स्ट बेंच से भगा दिया। अब उसके पास तो कोई चॉइस नहीं बचा, तो वो सोचा कि चलो भाई जहां जगह मिलता है वहां जाके बैठ जाते हैं। तो ये भी बंदा, इसको जहां जगह मिला वहां जाके क्या हो गया, बैठ गया। दैट मींस ये जो था ये चला गया किसके पास, क्लोरीन के पास। एक हाईली रिएक्टिव अपने से लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करके खुद का एक कंपाउंड बना दिया। देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, AgCl का हम मुझे प्रेसिपिटेट बन गया, और मेरा क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कैसा रिएक्शन हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि दो कंपाउंड का आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी सीरीज, डिफरेंट इन देयर रिएक्शन, है ना। उसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग कि जब हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाया जाता है, तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, और मुझे क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। देखिए यहाँ पर सेम चीज CuSO4, तो यहाँ पर क्या हो गया, Cu 2 प्लस SO4 2 प्लस, है ना। उसके बाद H2 हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर है मेरा, और कॉपर, कॉपर मेरा कहाँ पर है, नीचे है। डेफिनेटली हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है। बेचारा हाइड्रोजन से कॉपर क्या है, वीक है, कमजोर है। हाइड्रोजन तुरंत इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा इसको, और खुद का क्या बना देगा, सबसे पहले यहाँ पर खुद का बना दिया H2SO4 बन गया। और उसके बाद ये जो खाली बच गया बेचारा, ये जाके किसके साथ, तो हाइड्रोजन ने जिसको बॉन्ड से तोड़ा उसके साथ जाके क्या हो गया, चिपक गया, उसके साथ क्या हो गया, जाके चिपक गया। और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, जैसे यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन किससे था, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो हाइड्रोजन ने इसके कंपाउंड में से बॉन्ड तोड़ा और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद का क्या बना दिया, एक्वा सॉल्यूशन बना दिया।
अब ये जो कॉपर बच गया इसके पास नो राइट ऑफ चॉइस बचा, ये कहाँ चला गया, सल्फाइड के बाद चला गया और क्या बना दिया, कॉपर सल्फाइड का एक ब्लैक पीपीटी बना दिया। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, है ना। कॉपर सल्फाइड का क्या बन गया यहाँ पर, एक ब्लैक, है ना, मेरा कॉपर सल्फाइड का क्या बन गया, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहा है, दोनों के एक्सचेंज, है ना, दोनों के आयंस की क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और उसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें एक इंक्लूड करता हूं मैं न्यूट्रलाइजेशन। देखो इसको नाम को रट लो क्योंकि ये हर एक चैप्टर में आने वाला है, हर बार आने वाला है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नमक बनाने का रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, नमक बनाने वाला, जो आप लोग खाते हैं ना नमक, जो हमारा स्वाद बढ़ाता है सब्जी का, वही रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरली कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। अब पूछिएगा सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैं बताता हूं अभी। सबसे पहले आप जानिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। जब एक एसिड इक्वल अमाउंट ऑफ बेस के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने से क्या होता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए कैसे मैं इसे बताऊंगा कि ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। देखिए HCl, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। HCl H प्लस Cl माइनस, NaOH Na प्लस OH माइनस, हो गया। अब समझिए यहाँ पर एक्सचेंज, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम क्या करेगा, तुरंत हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना दिया, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। क्या मिल गया हमको, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ से NaCl का एक्वा सॉल्यूशन मिल गया। अब ये जो हाइड्रोजन बच गया वो कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोक्साइड के पास चला जाएगा और मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। क्या बना देगा, वाटर। देखिए दो कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, कैसा एक्सचेंज ऑफ आयन किसमें होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है, एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिसमें एक एसिड जो होता है बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। याद रखिए एसिड बेस, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। यही वो नमक है जो हम लोग खाते हैं, सोडियम का क्लोराइड, जो आगे चैप्टर में हम लोग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, जब एसिड बेस और साल्ट पढ़ेंगे तब। तो ये आपका क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोग इसे राइट आउट कर लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ये हमारा आखिरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है बच्चों, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। RE स्टैंड फॉर, RE इज फॉर रिडक्शन एंड OX इज फॉर ऑक्सीडेशन, है ना। और उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाया, रिडक्शन। तो ये हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या है, आखिरी टॉपिक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत ही जरूरी हो जाता है समझना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, जनरली हम लोग कहेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जनरली हम लोग कहेंगे या तो हाइड्रोजन का, या तो ऑक्सीजन का एडिंग होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, नहीं तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो हाइड्रोजन का एडिंग होगा। फिर से समझिएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जनरली समझना है एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना या निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या निकलना, यही क्या कहलाता है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। हमेशा आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन, कभी भी आप ये नहीं सोच सकते हैं किसी वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां पर दोनों काम होगा। रेडॉक्स रिएक्शन एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, रिडक्शन भी होगा।
समझ में आ गया ना, क्योंकि अगर वहां पर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कोई ना कोई तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लेफ्ट कर रहा है ना, और ऑक्सीजन को लेफ्ट करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन, और किसी में जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक साथ चलते रहता है। तो देखिए बड़ा इजी टॉपिक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है समझिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज फॉर ऑक्सीजन, दैट मीन्स इसमें ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ेगा, नहीं तो किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या होगा, सॉरी किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। याद देखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी दूसरे सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ने का काम हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या किसी भी एक कंपाउंड में हाइड्रोजन के निकलने का काम होगा तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिडक्शन, इसी का जस्ट उल्टा, इसमें क्या होगा, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन के जुड़ने का काम होगा, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। इसमें क्या होगा, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन जुड़ेगा और किसी सब्सटेंस में से क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो ऑक्सीजन निकलना है क्या कहलाता है, रिडक्शन। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। मैंने क्या किया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है। मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में क्या किया गया है, हीट किया गया है। कॉपर हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में क्या किया गया है, हीट किया गया है। तो जैसे हीट किया, यहाँ पर दोनों काम होगा, ऑक्सीडेशन का भी काम होगा और रिडक्शन का भी काम होगा। देखिए जैसे ही मैंने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट किया, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, देखिए क्या मेरा बना, कॉपर बना और वाटर बना। तो यहाँ पहले कॉपर ऑक्साइड था, प्रोडक्ट में कॉपर, यानी यहाँ पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बाय डेफिनेशन किसको कहते हैं हम लोग, रिडक्शन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसमें आते हैं हाइड्रोजन रिएक्टेड में सिर्फ हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पर क्या मिल गया हमको, वाटर मिल गया। यहाँ पर यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। बहुत इजी है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकल जाए, वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखिए एजेंट क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन, देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या हो रहा है, एक साथ चल रहा है ना। इसी कारण कर सकते हैं हम लोग कि रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक साथ ही हैपन होता है। देखिए एजेंट एक आता है, एजेंट का मतलब होता है कि जो ये काम कर रहा है, मतलब कि बेसिकली कहेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कंपाउंड करने का काम करता है या जो एलिमेंट करने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस करने का काम कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जैसे यहाँ पर आप समझिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, फेंक रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो ऑक्सीजन को हटाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। कौन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है उस ऑक्सीजन को अपने पास ले रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को हम लोग, हाइड्रोजन क्या होगा, ये हाइड्रोजन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ में आ गया, बहुत इजी है, बहुत समझ में आ गया। एक और हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर का जुड़ना और मेटालिक कैरेक्टर का निकलना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का जुड़ना और मेटालिक कैरेक्टर का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन।
दूसरा कि मेटालिक कैरेक्टर का जुड़ना, जैसे देखिए मेटालिक, अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो मेटालिक कैरेक्टर आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो मेटालिक कैरेक्टर जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर का जुड़ना, मेटालिक कैरेक्टर का निकलना, ऑक्सीडेशन, मेटालिक कैरेक्टर का जुड़ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर का निकलना, क्या होगा, रिडक्शन, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ देगा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को निकालने का काम कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीजन को जोड़ने का काम कर रहा है वो क्या होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और अगले वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ेंगे, दैट इज कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। सबसे पहले आप इस टॉपिक को अपनी बुक में, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है ना। यूज कहें या इफेक्ट कहें, है ना, बस सेम है। तो सबसे पहला आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है ये समझिए आप लोग। कोरोजन का मतलब, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो होता है वो क्या होता है, एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड, है ना, एयर, मॉइस्चर और एसिड के एक्शन के कारण, एयर, मॉइस्चर और एसिड के एक्शन के कारण क्या होता है, वो धीरे 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 क्या होता है, ईटेन अप होते जाता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे हम कहेंगे ना कि जैसे ही हम कोई किसी मेटल को एयर के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ देंगे या एसिड के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, तो उसका जो, उस मेटल का जो आउटर सरफेस है वो धीरे धीरे क्या होगा, उसे ईटेन अप करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जनरली कहेंगे कि कोरोजन की हेल्प से, है ना, कोरोजन के कारण क्या होता है, एक प्योर मेटल, जो एक मेटल जो कि अपने प्योर फॉर्म में होता है वो फिर से क्या होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है। वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओरिजिनल फॉर्म जहां से हमने उसको लाया है, दैट मीन मिनरल और ओर के फॉर्म में फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। जनरली अगर इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो हमारे सामने आएगा सबसे कॉमन एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा का जंग लगना। ये सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है किसका है, कोरोजन का। होता क्या है बच्चों, यहां पर समझिए, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आयरन को एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में या किसी भी एसिड के प्रेजेंस में क्या होते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे वो आयरन जो है वो हवा में घुले ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। एक ब्राउन कलर का क्या होगा, सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, और उसी ग्रे ब्राउन कलर के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रस्ट बोलेंगे। हुआ कैसे, जैसे ही हम लोग क्या किए, लोहा को एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में छोड़ दिए, है ना, कुछ समय के लिए, तो वो आयरन जो था वो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और अपने सरफेस के ऊपर क्या बनाया, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, जो कि एक डार्क ग्रे ब्राउन कलर का होगा, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये रस्ट क्या होगा, फिर उस आयरन के सरफेस से फिर नीचे गिर जाएगा, और फिर से क्या होगा, यही प्रोसेस दोबारा होगा, और रिजल्ट उसका क्या आएगा कि धीरे 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 जो आयरन है वो धीरे धीरे पतला होते जाएगा और कमजोर होते जाएगा, जैसा कि बगल के डायग्राम में आप लोग को दिखाया गया है ना।
तो यहाँ पर समझिए कि जो गहरा भूरा कलर का जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए है ना, आयरन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या बना दिया, Fe2 है ना, O3 into X2O है ना, इसी को हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं है ना। इसी का कैसा कलर का होता है, ग्रे ब्राउन कलर का, क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये फिर से फॉल ऑन करेगा, फिर उसके सरफेस पे फिर ये रिएक्शन एग्जिबिट करेगा और फिर क्या होगा, रस्ट का फॉर्मेशन होगा, आफ्टर दैट फिर वो फॉल ऑफ कर जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये धीरे धीरे ये मेटल के, ये धीरे धीरे क्या करता है, मेटल को वीक करते जाता है। बेसिकली एक इसके लेयर, इसका लेयर धीरे धीरे क्या होगा, पतला होते जाएगा। और जब मेटल का लेयर धीरे धीरे पतला होगा तो वो क्या होगा, वीक हो जाएगा। क्योंकि आयरन जितना भी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल होता है, ब्रिज हो गया, सीप हो गया, सब में क्या होता है, बड़े पैमाने पर आयरन का यूज किया जाता है। तो अगर इसे कोरोजन होने से नहीं बचाया जाए तो कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा समय के लिए नहीं चल सकता है। जनरली अगर आप अपने घर की खिड़कियों में एक आयरन का ग्रिल लगा देते हैं तो, और उसका आप कोई प्रिवेंशन नहीं करते हैं, तो कुछ समय के बाद देखिएगा कि उसके सरफेस के ऊपर एक गहरा भूरा कलर का क्या होगा, लेयर सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। और फिर भी आप प्रिवेंशन नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद वो आपका आयरन, वहां आपका जो ग्रिल होगा वो धीरे धीरे कमजोर होते जाएगा, पूरा वीक हो जाएगा, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक सब्सटेंस जो होगा ऑक्सीजन को लॉस करेगा और एक सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीजन को गेन करेगा। इसी कारण रस्टिंग क्या होता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब रस्टिंग को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, देखिए रस्टिंग को बचाने का बस एक ही मेथड है, आप बस उस आयरन के सरफेस को कोट कर दीजिए, किसी चीज से भी क्या कर दीजिए, कोट कर दीजिए, बस वो एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं है। अगर ऐसा कोई टेक्निक जिससे हम आयरन को एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस से काट दें तो बस वही मेरा क्या हो गया, प्रिवेंशन हो गया। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जस्ट यही है, बस मुझे क्या करना है, एयर और वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट को क्या कर देना है, तोड़ देना है। और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन मेटालिक कोटिंग करके और दूसरा मेटालिक कोटिंग करके। देखिए नॉन मेटालिक कोटिंग सबसे पहला पेंट लगाकर हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की ग्रिलों में क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि उस आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है और वो लेयर क्या होता है, नॉन मेटालिक का होता है जो, और वो करता क्या है, वो अब उस आयरन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने नहीं देगा, उस आयरन को एयर के साथ रिएक्ट होने नहीं देगा। जब आयरन एयर के साथ नहीं मिलेगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा और कोरोजन का प्रोसेस भी नहीं होगा। लेकिन जहां पर भी अगर पेंट थोड़ा सा भी हटा वहीं पर कोरोजन का प्रोसेस फिर से क्या होता है, शुरू होना शुरू हो जाता है। दूसरा कि हम लोग क्या, लीड ऑक्साइड पेंट का भी कोटिंग करके, जैसे क्या होता है, जितना भी आप लोग सीप देखे होंगे, सीप के नीचे जो लोअर एंड होता है उसमें क्या होता है, लीड ऑक्साइड का पेंट ही किया जाता है। या जितना भी आप लोग मशीनरी देखते होंगे व्हीकल्स का, तो व्हीकल्स का जो भी मशीनरी होता है सब में क्या होता है, ग्रीस लगा होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे साइकिल में, अगर साइकिल में आप क्या चैन में अगर आप ऑयल और ग्रीस नहीं डालिएगा वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा उसका और बहुत जंग लगेगा, तुरंत उसमें जंग लगेगा क्योंकि वो आयरन ऑब्जेक्ट का होता है और जंग लगने से फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और बहुत हार्ड मेरा साइकिल चलने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीस का यूज करते हैं। ऑयल और ग्रीस करता क्या है ना, ऑयल और जैसे यहाँ पर रब बना तो ऑयल और ग्रीस क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, स्मूथ कर दिया, लेयर बना दिया। ये आयरन का जो सरफेस है वो अब क्या हो गया, एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाया और जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाया तो मेरा कोरोजन का प्रोसेस भी क्या हो गया, खत्म हो गया, कोरोजन अब नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, मेटालिक कोटिंग, मतलब एक मेटल पर दूसरे मेटल का कोट करके, एक मेटल पर दूसरे मेटल का परत चढ़ा के। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो किसी मेटल पर जिंक का लेयर चढ़ाना। हम लोग क्या किए, गैल्वेनाइजेशन कर दिए हैं।
तो मतलब आयरन पर क्या कर दिए हम लोग, जिंक का कोट कर दिए। तो जब आयरन पर हम लोग जिंक का कोट कर देंगे तो जिंक क्या करेगा, आयरन को एयर के साथ कंबाइन होने नहीं देगा। जब जिंक आयरन को एयर के साथ कंबाइन होने नहीं देगा तो कोरोजन का प्रोसेस भी नहीं होगा और मेरा लोहा क्या होगा, जंग भी नहीं लगेगा। दूसरा आता है पेंट करके, मतलब हम लोग क्या करते हैं, टीन का लेयर चढ़ाकर, टीन पेंटिंग समझे हैं, जैसे देखते हैं ना कैन आता है, जितना ही फ्रूट्स का जो कैन होता है, ऑयल का जो कैन होता है, कैन रखने वाला, तो उसमें क्या होता है, अंदर से क्या होता है, टीन का पेंटिंग किया आता है। तो टीन के पेंटिंग से क्या होता है कि वो एयर के प्रेजेंस में आयरन को एयर के प्रेजेंस में नहीं आने देता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं आने देता है और कोरोजन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। थर्ड वन इज एलॉय बनाकर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस स्टील का नाम सुने होंगे, है ना, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, एलॉय बना लेते हैं। एलॉय बनाने से बहुत फायदा होता है, उससे प्रॉब्लम एक तो सबसे पहला कि कोरोजन का समस्या हमारे सामने खत्म हो जाता है और दूसरा क्या होता है, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग एक मेटल का ना यूज करके हम लोग किसका यूज करेंगे, एलॉय का यूज करेंगे। तो एलॉय बनाने से क्या होगा, कोरोजन का बिल्कुल ही क्या होगा, खतरा खत्म हो जाएगा। तो ये सब क्या है, कुछ प्रिवेंशन मेथड है जिसका हम लोग यूज करके कोरोजन को हम लोग रोक सकते हैं। तो आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रैंसिडिटी। देखिए अगला जो हमारा ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ पर, वो क्या है, रैंसिडिटी। और ये हमारे घरों में सबसे ज़्यादा दिखने वाला क्या है, उसका इफेक्ट है। रैंसिडिटी मतलब क्या होता है, भोजन का सड़ना। क्या होता है, भोजन का सड़ना। देखिए इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन द फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। देखिए हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें क्या होता है, फैट्स होता है और क्या होता है, ऑयल होता है। और उसी फैट और ऑयल जब उसी भोजन को हम लोग एयर के प्रेजेंस में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है, उसी फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइज होने के कारण उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाता है और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि भोजन मेरा सड़ गया है ना, भोजन मेरा महक गया है ना, दैट इज मेरा फूड क्या हो गया है, रैंसिड हो गया है ना। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी, क्योंकि उसमें जो कंटेनिंग फैट और ऑयल था वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के कारण, ऑक्सीडाइज होने के कारण वो क्या हो गया ना, उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आना शुरू हो गया और उसका स्वाद बहुत ही भद्दा यानी खट्टा टाइप का हो गया। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रैंसिडिटी करते हैं। और ये रैंसिडिटी क्या होता है, हमारे भोजन को बिल्कुल क्या करता है, बर्बाद कर देता है। अगर आप क्या कीजिए, खाना बनाइए, उसको खुले में छोड़ दीजिए, गर्मी के दिनों में शाम होते होते देखिएगा उनमें मक्खी और बहुत गंदा स्मेल आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और उसको आप टेस्ट कीजिएगा, खैर तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो टेस्ट कीजिएगा तो स्वाद में बिल्कुल ही खट्टा रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया है, रैंसिड हो गया, मतलब वो सड़ गया है ना। और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, हाइड्रोलाइटिक और क्या होता है, ऑक्सीडेटिव। आप लोग याद देखिएगा, रैंसिडिटी हाइड्रोलाइटिक और क्या होता है, ऑक्टिव, है ना, ऑक्सीडेटिव। देखिए स्टूडेंट्स, अब समस्या आता है कि सर अब मेरा भोजन जो हो रहा है वो रैंसिड हो रहा है, वो सड़ रहा है, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम उपाय कर सकते हैं, है ना। वो है सबसे पहला, देखिए सबसे पहला आता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर। एंटीऑक्सीडेंट मतलब देखिए कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो रैंसिडिटी के रेट को, रैंसिडिटी के प्रोसेस को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, है ना। और उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। उन्हीं सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे मैं दो लिखा हूं, BHA और BST, ये क्या है, दो एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसका यूज क्या होता है ना, प्रिवेंशन के लिए। किसके रिगार्डिंगली, रैंसिडिटी के रिगार्डिंगली। दूसरा देखो, इसको आप लोग समझ सकते हैं, मैं जस्ट का एग्जांपल लेता हूं, आप लोग घर पे कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, चिकन का एक पैर लाइए, टांग जिसको हम लोग कहते हैं,
और दो टांग है, एक को पूरा नमक लगा कर रखिए और दूसरे को बिना नमक लगा के रखिए और उसको दो एक जगह पर जाके छोड़ दीजिए। आप देखिएगा 10 घंटा 12 घंटा के बाद कि जिसमें नमक नहीं लगा हुआ था उसमें से स्मेलिंग आना क्या हो गया, शुरू हो गया, और जिसमें से नमक लगा हुआ था उसमें से स्मेलिंग नहीं आया। दैट मीन्स ये क्या शो करता है कि नमक लगाकर भी हम भोजन को सड़ने से, भोजन को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। यानी दैट मीन्स वो भी मेरा क्या हो रहा है, एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आप लोग अचार का एग्जाम्पल देखे होंगे, ये अचार में उतना ज्यादा ऑयल और उतना ज्यादा नमक क्यों मिलाया जाता है, उसको सड़ने से बचाने के लिए। यहाँ पर देखिए, उसके बाद आता है आप लोग चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट फाड़ोगे खाली हवा निकलता है, चिप्स तो थोड़ा सा निकलता है ना। वो हवा कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस। कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस। क्योंकि देखो, अगर एग्जाम्पल मैं आप लोग से करने के लिए कहूंगा, आप लोग क्या करो, चिप्स का पैकेट लाओ, उसमें हल्का सा छेद कर दो, होल कर दो और उसको एक जगह पर छोड़ दो 1 महीना के लिए। उसके बाद उसको देखो और फाड़ कर देखो, खा कर देखो, बड़ा मजा आएगा। फाड़ोगे तो उसमें क्या होगा, बड़ा बड़ा क्या होगा, कीड़ा निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, वो पूरा रैंसिड हो गया, सड़ गया। सड़ने से क्या हो गया, वहां पर जितना भी था माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब वहां पर ग्रोथ करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग है ना, पैकिंग मटेरियल का यूज करते हैं। हम लोग पैकिंग किससे करते हैं, नाइट्रोजन गैस से करते हैं। नाइट्रोजन गैस ही क्यों करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो अनरिएक्टिव नेचर का होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है ना। ये इवन ये जो मतलब इसे जिस फूड पार्टिकल के संपर्क में रखा गया उसके साथ भी ये रिएक्शन नहीं करता है, और जिसके कारण मेरा जो फूड पार्टिकल होता है वो पैकेट में बहुत दिन तक सही सलामत रहता है। तो इस मेथड से भी हम लोग क्या, हम लोग एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। हमारे घर में क्या होता है, फ्रिज होता है। तो फ्रिज भी क्या करता है, एसिडिटी के प्रोसेस को डाउन कर देता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी सब्जी लाते हैं, भोजन लाते हैं, सुबह का भोजन, शाम का भोजन अगर बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं। आप लोग उसको कर सकते हैं, आप एक टब में थोड़ा सा चावल लीजिए, एक और टब में थोड़ा सा चावल लीजिए। एक चावल को आप रात में फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे चावल को बस ऐसे ही छोड़ दीजिए हवा में। आप देखिएगा जो फ्रिज में था वो नहीं सड़ा होगा, जो हवा में था उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आना क्या हो गया, शुरू हो गया। दैट मीन्स ये क्या शो करता है कि रेफ्रिजरेटर का यूज करके, कोल्ड प्लेस का यूज करके हम लोग एसिडिटी के प्रोसेस को कम कर सकते हैं। तो उसके अलावा ना ये सब क्या हो गया, मेरा प्रिवेंशन मेथड हो गया। ये सब क्या हो गया, प्रिवेंशन मेथड हो गया, जिससे कि हम भोजन को सड़ने से बचा सकते हैं। और ये सब क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मेरा डेली लाइफ का इफेक्ट है, जो कि हमारे जीवन में ये बहुत ही बेकार है ना। भोजन सड़ जाना, भोजन का बर्बादी नहीं होना चाहिए। आप लोग हमेशा ये कोशिश करें कि भोजन को बर्बाद ना करें, क्योंकि आज के समय में यही भोजन हम लोग को जीवन दे रहा है और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट